Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Deepika Pan, student of class 9, presenting the second part of chapter number 2, microorganism, friend and foe. So at first I want to say you all please like, subscribe and share my channel. So let's start from 2.4 harmful microorganism. हानिकारक माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज. तो जो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत प्रकार से बहुत हार्मफुल होते हैं. सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल. तो इनमें से कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिजीजेज पैदा करते हैं ह्यूमन बींग में, प्लांट में और एनिमल में. सच डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पाइथोजेन. तो ऐसे डिजीजेज कॉज करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म पाइथोजेंस कहलाते हैं. सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर. तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म खाने को ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को और लेदर को भी ख़राब कर देते हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी. तो उनकी हार्मफुल एक्टिविटी के बारे में कुछ और पढ़ते हैं. डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. तो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन में डिजीज पैदा करते हैं. Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. तो पाइथोजेंस हमारी बॉडी में कहाँ से इंटर करते हैं? एयर से, जिसको हम ब्रीथ करते हैं, या फिर वाटर जिसे हम पीते हैं, या फिर उस फूड से जिसे हम खाते हैं. They can also get transmitted by direct contact with the infected person or carried through an animal. तो ये हमारे शरीर में ऐसे भी आ सकते हैं कि हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, या फिर ये किसी एनिमल के द्वारा भी कैरी किए जा सकते हैं. जैसे कि कोविड-19 आज फैलने वाली डिजीज, वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलती है. जैसे कि हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, उससे भी ये डिजीज फैलती है. इसका एक एग्जाम्पल है जो आजकल बहुत फैली हुई है. माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज. तो कम्युनिकेबल डिजीजेज ये होती हैं जो डिजीजेज हमें किसी इन्फेक्टेड पर्सन से होती है, या एयर से होती है, वाटर, फूड या किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलती है. जैसे कि कोविड-19, फ्लू, ऐसी बहुत सारी डिजीज है जो फैलती है इनसे. जैसे एड्स भी एक डिजीज है जो फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी फैलती है. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आजकल कोविड-19 भी है, तो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, चिकन पॉक्स, कोल्ड, कॉमन कोल्ड सब है इसके. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplet of moisture carrying thousands of viruses are spread in air. तो अगर कोई पर्सन छींकता है जैसे कि, तो उसके मुंह से जो कुछ ड्रॉपलेट होती हैं वो मॉइस्चर कैरी करती हुई पूरे एयर में स्प्रेड हो जाती है. जैसे कि कोविड-19 का भी इसलिए हम कहते हैं मुंह ढक के खांसना चाहिए या मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अगर हम खांसते हैं तो जो ड्रॉपलेट होती हैं मुंह से आती हैं छोटी छोटी, वो पूरी एयर में फैल जाती है, जिससे कोई और पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकता है. द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीथिंग. तो हेल्थी पर्सन के बॉडी में जो वो होती है वायरस होता है वो इंटर कर सकता है ब्रीथिंग के दौरान भी. इसीलिए आजकल जो है कोविड-19 के दौरान हमारे लिए मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है. देन हाउ डू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज. तो ये भूजो पूछ रहे हैं इन कम्युनिकेबल डिजीजेज के जो हमारे बहुत हानिकारक होते हैं उनसे कैसे रोका जाए, उनके प्रभाव को कैसे कम किया जाए. पहली इज गिविंग द आंसर दैट वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग. तो पहली कह रही है हमें खांसने के दौरान अपने मुंह को एक रुमाल से ढकना है, मुंह और नाक को रुमाल से ढक लेना चाहिए. जैसे कि अभी कोविड-19 के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य है, इसीलिए क्योंकि अगर हम इन्फेक्टेड होंगे तो किसी और इन्फेक्टेड पर्सन को ना फैल जाए, या फिर अगर हम हेल्थी पर्सन है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन हमारे कांटेक्ट में आ गया तो हमें ना हो जाए. इसलिए अपने मुंह को किसी हैंडकरचीफ या फिर मास्क से ढकना बहुत अनिवार्य है. There are some insect and animal which act as carrier of diseases causing microbes. तो कुछ इंसेक्ट और एनिमल भी है जो कैरियर है डिजीज के माइक्रोब्स के द्वारा कॉज की जाने वाली. इसका मेन एग्जांपल है वैसे हाउस फ्लाई.
हाउस फ्लाई इज वन ऑफ द सच कैरियर। तो हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, इसका एक बहुत बड़ा कैरियर है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा। तो ये मक्खी क्या करती है, कहीं कूड़े पे या गंदी जगह पे बैठ जाती है। पाइथन से स्टिक टू देयर बॉडी, और उनकी बॉडी में जो पाइथन होते हैं वो चिपक जाते हैं। आफ्टर दैट पाइथन स्टिक टू देयर बॉडी। आफ्टर दैट व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दैट मे ट्रांसफर द पाइथोजेंस। तो अगर ये बैठ जाते हैं पाइथोजेंस, तो इनकी बॉडी में बैठ जाते हैं, तो ये क्या होता है, इससे हमारे ऊपर भी फैल सकती है डिजीजेज। अगर ये अनकवर्ड फूड रखेंगे हम, उसमें बैठ जाए, तो उससे डिजीज क्या होती है, पाइथोजेंस से ट्रांसफ़र हो जाती है ह्यूमन बींग या किसी अदर एनिमल पे। तो हाउस फ्लाई भी इसका एक बहुत बड़ा कैरियर है। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और जो इस फूड को खाता है वो बीमार हो सकता है। So it is advisable to always keep food covered। तो इसीलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि हमें खाना ढकना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। और कंज्यूम जैसे कि अनकवर्ड आइटम है तो उनको रखने का अवॉइड करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, ऐसा नहीं के बराबर। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज फीमेल एनोप्लेस मस्किटो। तो एक फीमेल एनोप्लेस मस्किटो है, ये भी इसका कैरियर है, जो फिगर 2.8 में दिखाया गया है। विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो ये मलेरिया के पैरासाइट को फैलाता है। फीमेल एडिस मस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो ये जो मस्किटो है डेंगू वायरस का भी कैरियर है बहुत बड़ा। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। तो हम मलेरिया या डेंगू के स्प्रेड को कैसे रोक सकते हैं। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो पहली बोल रही है कि हमारे जो टीचर है हमें क्यों कहते हैं कि हमें कहीं पे भी अपने नेबरहुड पे जो पानी है उसको कलेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑल मस्किटो ब्रीड इन वाटर। तो जितने भी मस्किटो होते हैं वो पानी में पैदा होते हैं। Hence one should not let water collected anywhere in cooler, tire, flower pot, etc। इसी कारण जो है हमें कहीं पे भी वाटर कलेक्टेड नहीं रखना चाहिए, जैसे कि कूलर में, टायर्स पे, फ्लावर पॉट में, एक्सेट्रा और जगह पे। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding। तो अगर हम अपने सराउंडिंग को क्लीन और सूखा रखेंगे तो इससे हम मस्किटो की जो मस्किटो पैदा होते हैं उनसे रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कुछ मेजर मतलब कि किसी चीज़ों के बारे में लिस्ट बनाइए जो मलेरिया के स्प्रेड को रोक सकता है। सो टेबल 2.1 सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो कुछ ह्यूमन डिजीजेज दिखाइए जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज की जाती है। तो कुछ ह्यूमन डिजीजेज के नाम, उनके कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन है, इनका कारक और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलती हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स तो कैसे बचा जा सकता है, जनरल प्रिवेंट मेजर दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीजेज। फर्स्ट डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। बैक्टीरिया से फैलती है, बैक्टीरिया इसका कारक है और एयर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और मीजल्स भी एक वायरस से फैलने वाली डिजीज है और एयर इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। चिकन पॉक्स भी एक वायरस से होने वाली डिजीज है और एयर या कॉन्टेक्टिस का एक वायरस है। तो एयर और कॉन्टेक्टिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। पोलियो भी एक वायरस के ही कारण होती है और इसका भी एयर एंड वाटर इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो इन चारों डिजीज जो हैं बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली, इनसे कैसे बचा जाए, तो प्रिवेंटिव मेजर दिए गए हैं। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब जो पेशेंट है उसको अलग से रखना चाहिए। जैसे कि कोविड-19 एक और डिजीज है जो वायरस से फैली है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, कॉन्टैक्ट, वाटर, एवरीथिंग। मतलब कि इसी कारण ये बता रहे हैं कि पर्सन को आइसोलेशन में रखना चाहिए कंप्लीट, मतलब उसको अलग रखना चाहिए और लोगों से, क्योंकि अगर हम एक साथ रखेंगे तो उससे डिजीज फैल जाएगी। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर। तो जो पर्सनल बिलोंगिंग है पेशेंट के, उनको भी दूसरे लोगों से अलग रखना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और सूटेबल एज में वैक्सीनेशन देनी चाहिए, जैसे बच्चों को टीके लगते हैं। बट अभी कोविड-19 की हमारी वैक्सीन नहीं बनी है, इसी कारण ये बहुत मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है।
सो सेकंड ह्यूमन डिजीजेज नीचे दी गई है, क्लोरेला एंड टाइफॉइड। इन दोनों के मेजर हैं जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होती हैं दोनों डिजीजेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इनका वाटर, फूड एंड वाटर। वाटर इज ऑफ टाइफॉइड एंड क्लोरेला वाटर एंड फूड। तो वाटर और फूड से भी हमें बहुत सारी डिजीजेज फैल सकती हैं। तो इसके भी प्रिवेंटिव मेजर दिए गए हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, मतलब अपने आसपास सफाई रखनी है और सैनिटरी हैबिट रखनी है। कंज्यूम प्रॉपरली कुकड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन, और ऐसा करना है कि प्रॉपरली कुकड फूड है उसी को रखना है और बॉइल्ड रखना है ड्रिंकिंग वाटर को भी। और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। हेपेटाइटिस ए भी एक डिजीज़ है जो वायरस के कारण फैलती है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर है। तो इसके लिए हमें इससे बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर अपनाने पड़ेंगे जो है ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। और तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना पड़ेगा और वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन सभी जो जनरल डिजीजेज हैं इनसे बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चों को जो छोटी एज में होता है वैक्सीनेशन टीके लगाए जाते हैं हर चीज़ के। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलती है और इसका एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मस्कीटो। तो मस्कीटो भी इसको फैलाता है। यूज मस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट्स स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। इससे बचने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, मस्कीटो नेट मतलब मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं या अदर चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, मतलब कोई स्प्रे वगैरह आते हैं जो, और कंट्रोल कर सकते हैं उनकी ब्रीडिंग, मतलब उनको पैदा होने से रोक सकते हैं अपने आसपास पानी ना कलेक्ट करके। मतलब कि जितनी भी डिजीज़ हैं इनके लिए वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट। और इसीलिए आजकल जो डिजीज़ आई हुई है उसका हमें वैक्सीन नहीं मिला है। इसी कारण जो ये डिजीज़ है बहुत आक्रामक होती जा रही है, मतलब बहुत डेंजरस हो रही है। तो इससे बचने के लिए भी इसकी वैक्सीन तैयार होना बहुत ज़रूरी है। Some of the common diseases affecting human, their mode of transmission and few general method of prevention are shown in table 2.1। तो 2.1 में क्या दिखाया गया है वही बता रहे हैं कि कुछ ह्यूमन अफेक्टिंग डिजीज़ दिखाई गई है, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन और उनके उससे बचने के कुछ जनरल मेथड दिखाए गए हैं टेबल 2.1 में जो अभी हमने पढ़े। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, तो एनिमल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ना कि ह्यूमन और प्लांट में ही नहीं एनिमल में भी डिजीज पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम। तो एक एंथ्रैक्स है ह्यूमन और कैटल डिजीज, कैटल मतलब चार पैर वाले जानवरों के में फैलती है जो डिजीज, ये बैक्टीरियम के द्वारा कॉज होती है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ ए कैटल इज कॉज बाय वायरस। तो कैटल में जो फुट एंड माउथ डिजीज होती है वायरस के द्वारा कॉज की जाती है। रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलियस एंथ्रैक्स विच कॉजेज एंथ्रैक्स डिजीजेज। तो रॉबर्ट कोच ने 1876 में एक बैक्टीरियम को जो डिस्कवर किया जिसका साइंटिफिक नेम है बैसिलियस एंथ्रैक्स, और ये एंथ्रैक्स डिजीज है। एंथ्रैक्स डिजीज का एक कॉज है जो बैक्टीरियम है और इसको किया था रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था 1876 में। इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, तो प्लांट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिजीज को पैदा करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, सुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट में, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, सुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर थिंग्स। द डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप, मतलब जो डिजीजेज होती हैं जो फसल को नष्ट कर देती हैं, मतलब कि ख़राब कर देती हैं, या इससे हम बीमार पड़ सकते हैं, इसे खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। तो 2.2 में देखो कुछ डिजीजेज दिखाई गई हैं और उनसे बचने के तरीके कैसे कंट्रोल किया जाए दिखाया गया है जो माइक्रोब के द्वारा पैदा की जाती है। टेबल 2.2 सम कॉमन प्लांट डिजीजेज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो टेबल 2.2 में दिखाया गया है कुछ प्लांट डिजीजेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पैदा की जाती है। तो प्लांट डिजीजेज दी गई है सर्टस कैंकर,
तो ये डिजीज है एक प्लांट डिजीज जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका एयर से फैल सकती है। और ये डिजीज की पिक्चर दी गई है यहाँ पे बगल में फिगर्स में। सेकंड डिजीज है रस्ट ऑफ फीट। तो ये फंगी के द्वारा जो फैली प्लांट डिजीज कॉज की जाती है। और इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड सीड्स। और इसका ड्राइंग भी दी गई है यहाँ पे। येलोवीन, मोसेकिक ऑफ बिंदी, ओकरा। तो एक डिजीज है भी जो वायरस के द्वारा कॉज की जाती है और इंसेक्ट से फैलती है। और इसका भी ड्रॉ दिया गया है। सो फूड पॉइजनिंग मतलब कि फूड से जो बीमारी होती है, कितनों की डेथ भी हो जाती है। हमने कई बार सुना है जैसे पार्टी का खाना खा के लोग बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गई। इस डिजीज के बारे में सब लोगों ने पक्का सुना होगा। Bujo was invited by his friends to a party and he ate a variety of food stuff. तो बूजो को इनवाइट किया उसके फ्रेंड ने एक पार्टी में और वहाँ उसने अलग अलग प्रकार के भोजन के पदार्थ खाए। On reaching home he started vomiting and had to be taken to a hospital. तो घर जाने के बाद उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो गई और जल्दी उसको अस्पताल ले जाया गया। The doctor said that this condition could be due to food poisoning. डॉक्टर ने कहा ये फूड पॉइजनिंग का ही कारण है। तो पहेली वंडर हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। तो पहेली सोच रही है, पहेली आश्चर्यचकित है कि जो फूड है हमारा खाना है वो पॉइजन कैसे बन जाता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंसेप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग तब फैलती है जब जो फूड होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसमें कुछ खराबी आ जाती है या फिर डिजीज पैदा हो जाती है प्लांट्स में और हम उसे खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड में पैदा होते हैं वो कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जहरीले पदार्थ को पैदा कर देते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो इसके कारण कभी कभी सीरियस बुखार आ जाते हैं या कभी कभी लोगों की डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमें पॉइजनस फूड को खाने से रुकना अवॉइड करना चाहिए और अपने फूड को प्रिजर्व करना चाहिए, अच्छी जगह पे रखना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन 2.5 में दिया गया है। तो खाने को कैसे बचाया जाए। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है स्टोरेज के बारे में जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं या ख़राब होने से बचा सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम। तो हम पके हुए खाने को घर में कैसे बचा सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाई फंगस। तो ब्रेड में कभी कभी फंगस लग जाते हैं, फफूंदी कहते हैं जिसे हम, मतलब कि ख़राब हो जाता है ब्रेड, जो खाने योग्य नहीं रहता, ख़राब हो जाता है अगर उसमें मॉइस्चर होगा। तो मॉइस्ट ब्रेड होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड कलर चेंज। तो जो ख़राब फूड होता है उसमें गंदी स्मेल, तो जो ख़राब खाना होता है उसमें गंदी स्मेल आती है, गंदा टेस्ट आता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन उठा है कि जो खाने का ख़राब होना है केमिकल रिएक्शन है। हाँ ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि फिजिकल रिएक्शन वो होते हैं जो चेंज होकर वापस बदल भी सकते हैं, बट केमिकल रिएक्शन अगर खाना ख़राब हो गया तो हमें उसे ठीक तो नहीं कर सकते, इसलिए केमिकल रिएक्शन है। इट इज करेक्ट। पहेली बॉट सम मैंगो बट सी कुड नॉट ईट डैम फॉर ए फ्यू डेज। तो पहेली कुछ मैंगो लाई, आम लाई, बट वो कुछ दिन तक उसे खा नहीं पाई। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। तो उसने प्राप्त किया कि जो उसके मैंगोज थे वो ख़राब हो चुके थे पूरी तरह से। बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। बट उसे पता था कि जो मैंगो पिकल मतलब कि आम का अचार होता है उसकी ग्रैंड मदर ने बनाया था वो बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो सी इज कन्फ्यूज मतलब वो कन्फ्यूज है क्यों होता है ऐसा। तो उसके मन में सवाल उठा कि मैंगो तो ख़राब हो गए बट उसका जो अचार था वो ख़राब क्यों नहीं हुआ। सो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन अवर होम। तो घर में खाने को प्रिजर्व करने के, बचाने के कुछ कॉमन मेथड के बारे में पढ़ते हैं।
वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से अपने खाने को बचाना होगा। केमिकल मेथड, तो कुछ केमिकल मेथड है। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सॉल्ट और एडिबल ऑयल है जो एक केमिकल है, कॉमन केमिकल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के जनरली काम आते हैं। देयरफॉर दे आर एडेड कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, तो इसी कारण इनको प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। जो पिकल्स होते हैं मतलब अचार होता है, उसमें हम सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं माइक्रोब के अटैक से बचाने के लिए। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेथिबिस्पुलेट आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव, तो दो कॉमन प्रिजर्वेटिव के नाम दिए गए हैं। These are also used in jam and sauces to check their spoilage, तो ये जैम और सॉसेस में भी यूज किया जाता है उनके ख़राब स्पॉइलेज को चेक करने के लिए। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट मतलब नमक हो गया, उससे कैसे प्रिजर्व करते हैं फूड को। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेज, तो कॉमन सॉल्ट है जो बहुत पुराने समय से यूज होता आ रहा है फिश और एग्स मीट को बचाने के लिए। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो मीट एंड फिश होते हैं वो ड्राई सॉल्ट मतलब सूखे नमक से कवर किए जाते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ का पता लगाने के लिए। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो एंड टर्मरिक एक्सेट्रा, तो जो सॉल्टिंग है मतलब नमक लगाना है वो आंवले को ख़राब होने से बचाता है, मैंगो को, कच्चे मैंगो को, और टर्मरिक मतलब हल्दी को भी ख़राब होने से बचाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, चीनी के द्वारा कैसे बचाया जा सकता है। जैम, जेली एंड स्क्वैसेस आर प्रिजर्व बाय शुगर, जैम्स है, जेली है या सॉसेस है वो शुगर के द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं, बचाए जाते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, तो जो शुगर होते हैं वो मॉइस्चर कम कर देता है इन सब चीज़ों का, जिससे जो बैक्टीरिया की ख़राब फूड में ग्रोथ होती है उसको रोक देता है वो। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो विनेगर मतलब सिरका हो गया और तेल हो गया, तेल और सिरके की मदद से हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, तो ऑयल और विनेगर का यूज भी किया जाता है ख़राब अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया इस इन्वायरमेंट में नहीं रह पाता है जीवित, जिसके कारण जो हमारे पिकल्स होते हैं, अचार होता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड, तो वेजिटेबल होगी, फ्रूट हो गए, फिश और मीट हो गए, ये भी इस मेथड से बचाए जाते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्म और ठंडे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड, तो आपने अपनी मम्मी को हमेशा देखा होगा जब भी आपकी मम्मी मिल्क को स्टोर करने जाती है, यूज करती है, उससे पहले बॉईल करती है उनको। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बॉइलिंग से क्या होता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब कि हम फ्रिज में रख देते हैं अपना फूड। इसी प्रकार लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, तो जो लो टेम्परेचर होती है वो भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकती है, जिससे खाना स्पॉइल नहीं होता है जल्दी, फ्रिज में तभी रखते हैं। तो भूजो इज सेइंग समथिंग दैट वाई डज द मदर मिल्क दैट कम इन पैकेट नॉट स्पॉइल, तो पूछ रहा है जो मदर मिल्क होता है जो पैकेट में आता है वो जल्दी ख़राब क्यों नहीं होता है। माई मदर टोल्ड मी दैट मिल्क इज पैस्चराइज्ड, दैट इज पैस्चराइजेशन, तो वो बोल रहा है मेरी मम्मी ने बताया कि ये मिल्क होता है पैस्चराइज्ड होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि पैस्चराइजेशन क्या होता है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, तो पैस्चराइज्ड मिल्क होता है जो बॉइलिंग के बिना भी ख़राब नहीं होता है जल्दी। द मिल्क इज हीटेड टू अबव 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, तो जो मिल्क होता है 70 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड, और उसके बाद उसको ठंडा करते हैं और स्टोर कर देते हैं।
बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्ज। तो इससे क्या होता है, जो माइक्रोब्ज की ग्रोथ होती है वो रुकती है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुईस पास्चर। तो ये जो प्रोसेस है लुईस पास्चर के द्वारा डिस्कवर की जाती है गई थी, इसीलिए इसको पेस्चराइजेशन कहते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग। तो स्टोरेज और पैकिंग के बारे में पढ़ते हैं। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो क्या होता है, जो स्टोरेज और पैकेजिंग बहुत यूजफुल है। आजकल जो ड्राई फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल है या अदर सोल्ड जो जितनी भी चीज़ बेची जाती हैं वो एयर टाइट पैकेट में सील की जाती है, जिससे माइक्रोब्स के अटैक से बचा जा सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन को स्थिर करना। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम क्लास 6th and 7th। तो 6th और 7th में आपने बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में पढ़ा है। एंड इट हेल्प इन द फिक्सिंग नाइट्रोजन। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेजुमिनियस प्लांट पल्सेस। तो जो ये राइजोबियम होता है ये हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए लेजुमिनियस प्लांट में, जैसे कि पल्सेस। Recall that rhizobium lives in the roots nodules of leguminous plant figure 2.9 such as beans and peas। तो राइजोबियम रूट में रहता है किसी भी लेजुमिनियस प्लांट के, जैसे कि बीन्स और पी। फिगर 2.9 में दिखाया गया है। These are the roots of the leguminous plant which are shown in the figure 2.9। So नाइट्रोजन साइकिल 2.7 2.7 नाइट्रोजन साइकिल। और एटमोसफेयर 78% नाइट्रोजन गैस। तो हमारे एटमोसफेयर में 78% नाइट्रोजन गैस एंड 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। तो नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए, जैसे कि पार्ट ऑफ प्रोटीन होते हैं, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, सबके लिए बहुत इसेंशियल है। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट एंड एनिमल। तो जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ये प्लांट और एनिमल के द्वारा डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन। मतलब कि जो ये सर्टेन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है नाइट्रोजन में प्रेजेंट, ये इसको एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। Once the nitrogen is converted into the usable compound, it can be utilized by plant from the soil together their root system। तो जब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है यूजेबल कंपाउंड में तो ये यूटिलाइज की जाती है, प्लांट के द्वारा ले ली जाती है। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। तो नाइट्रोजन उसके बाद यूज होता है प्लांट प्रोटीन के सिंथेसाइज में या अदर कंपाउंड में। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट द प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड 2.10 दी गई है हमें नाइट्रोजन साइकिल। तो उसी में हम पढ़ेंगे जितना हम ऊपर दिया गया है। सबसे पहले जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। मतलब कि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन दी गई है उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करते हैं नाइट्रोजन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में। और ऑल्सो लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दो प्रकार से हमारी फिक्स की जाती है, एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, और एक लाइटनिंग भी जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करता है। आफ्टर दैट बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। जब नाइट्रोजन फिक्स की जाती है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, उसके बाद जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बदल देते हैं। और लाइटनिंग करता है इसको कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन सॉइल। लाइटनिंग से भी जो सॉइल होता है उसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड चले जाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के, और बैक्टीरिया द्वारा भी इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बदला जाता है। और जो नाइट्रोजन के सॉइल में प्रेजेंट कंपाउंड होते हैं प्लांट के द्वारा लिए जाते हैं अपटेक बाय प्लांट। और जो प्लांट के द्वारा लिए गए जो पार्ट्स होते हैं इनको एनिमल ईट करते हैं। आफ्टर दैट जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट फॉर एक्सक्रीशन एंड डेथ के यूज आता है। और जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल है इनको जो बैक्टीरिया टर्न करते हैं नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में।
तो ऐसे ही ये वापस बन जाती है हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो यही दी गई है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। लाइटनिंग या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स होती है जब ये सॉइल में प्रेजेंट हो जाती है। आफ्टर दैट ये प्लांट के द्वारा ली जाती है, एनिमल इनको खाते हैं, फिर नाइट्रोजन वेस्ट जितना बचता है सॉइल में वापस आ जाता है। इन कंपाउंड को जो वेस्ट होती है कंपाउंड, इनको बैक्टीरिया गैसेस फॉर्म में वो कर देते हैं, चेंज गैसेस नाइट्रोजन में। आफ्टर डेट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वापस बन जाती है। ऐसे ये साइकिल चलते रहती है हमारी। जैसे सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिर से पढ़ते हैं, उससे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और लाइटनिंग के द्वारा सॉइल में लाया जाता है। सॉइल से प्लांट लेते हैं, प्लांट से एनिमल खाते हैं, एनिमल जो वेस्ट निकलता है वो सॉइल में वापस आता है, और सॉइल से वापस जो बैक्टीरिया होता है उनको गैसियस फॉर्म में बनाते हैं और एटमॉस्फेयर में चले जाती है। यही हमारी नाइट्रोजन साइकिल जो प्रेजेंट है, घूमते रहता है। ऐसी साइकिल हमेशा चलते रहती है, जिससे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कभी कम नहीं होती है। और जो ये नाइट्रोजन साइकिल है ये भी एक बैक्टीरिया राइजोबियम के द्वारा फिक्स की जाती है। तो ये बहुत हेल्पफुल है नाइट्रोजन साइकिल भी। इसीलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।